Good morning to all of you. Students, as you know, we are going through the chapter past tomorrow. Today we are going to discuss about the topic political system of Japan. And through this we will find out the variety of changes that took place during the different emperors and what were the steps and the policies had been adopted by the Japanese people to modernize their country. So students, let's find out about this. Okay, the political system of Japan. जापान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है दैट हैड बीन रूल्ड बाय अ किंग फ्रॉम द क्योटो। और क्योटो पे वो किसके बिहाफ पे रूल करता था? वो शोगुन्स के बिहाफ पे रूल करता था। एक मेजर पार्ट था एम्परर हेड हुआ करता था और उस एम्परर के बिलो जो है शोगुन्स हुआ करते थे। और ये शोगुन्स जो है बाद में इन्होंने पावर्स को अपने अंडर में भी कर लिया था। और एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाने के लिए दे डिवाइडेड द कंट्री इनटू 250 डोमेन्स एंड दीज ऑल डोमेन्स हैव बीन रूल्ड बाय डैम्यो। तो ये जो डैम्यो थे ये इसको रूल करते थे और डैम्यो जो थे दे ऑल स्टेड एट ईडो। ईडो वाज द कैपिटल एंड व्हाई दे वर यूज्ड टू स्टे इन द कैपिटल सो दैट द किंग और द एम्परर मेक एन आई ओवर दीज पीपल। ऐसा ना हो कि वो अपने आप को अपने क्षेत्र में ज़्यादा डेवलप कर लें और फिर वो रिवेल कर दें अगेंस्ट दी शोगुन्स। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनको जो है कैपिटल में ही रहने की परमिशन दी जाती थी। Here it is also mentioned stayed at Edo to avoid any kind of rebel. And other group, samurai. I think all of you are familiar with this word samurai. Samurai means those people who used to treated as a warrior. Warrior होते थे, especially they were specialist in कहते हैं जैसे तलवारबाजी। इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट्स थे और दे यूज टू सर्व दी बोथ शोगुन एज वेल एज दी डैम्यो। शोगुन के नीचे जो थे आपके पास डैम्यो थे, डैम्यो के नीचे जो थे वो सामुराई थे। इस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखने को मिलता है हमें जापान में, जो कि बहुत ही आसान है समझना। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब शोगुन्स ने अपने हाथ में पावर्स को अटेन कर लिया तो 16th सेंचुरी में दे हैड मेड 3 चेंजेस। दीज 3 चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग इज द पीजेंट्री डिसआर्म एंड फ्रीक्वेंट वॉर। अभी तक जो फार्मर्स जो थे वो अपने पास हथियार रखते थे, यानी कि तलवार या जो अदर वेपन्स होते थे, दे हैड टू यूज कीप विद देम। उनको इस चीज़ से वंचित किया गया, मतलब उनको हटाया गया कि ना अब वो हथियार जैसी चीज़ नहीं रख सकते। तो इससे फ़ायदा ये मिला कि जो इंटरनल एक नाराजगी होती थी फार्मर्स में और वो आपस में लड़ाइयाँ झगड़ा करते थे, आप विद्रोह कर सकते थे, उस चीज़ को कम किया जा सका। ठीक है। एनाटॉमी टू डैम्यो, डैम्यो को भी जो है काफ़ी रियायत प्रदान की गई। रियायत प्रदान की गई जैसे अभी तक इन्हें इसी कैपिटल में ईडो में ही रहने की परमिशन थी, अब नाउ दे वर अलाउड टू लिव इन देयर टेरिटरी। जो टेरिटरी उन्हें प्रोवाइडेड थी उस टेरिटरी में ही अब वो अपना रहते थे। इससे क्या हुआ कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ अब उसको वो अच्छे से देखभाल कर सकते थे, उसको और भी बेहतर बना सकते थे। साथ ही साथ तीसरा जो मेजर जो रिफॉर्म हुआ वो हुआ लैंड को मेजर किया गया ताकि रिवेन्यू को बढ़ाया जा सके। लैंड को मेजर करने का मतलब ये था कि लैंड किसकी है और कितनी उसके पास लैंड है, उस हिसाब से रिवेन्यू को इम्प्लीमेंट किया गया सो दैट गुड अमाउंट ऑफ रिवेन्यू हैड बीन कलेक्टेड। और जो भी परती या बंजर भूमि थी उस सारी ज़मीन को भी प्रोडक्टिव लैंड में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। तो ये 3 मेजर चेंजेस थे जिसकी वजह से काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। साथ ही साथ इसका रिजल्ट ये भी हुआ कि जो कमर्शियल इकोनॉमी थी जापान की वो बहुत तेजी साथ ग्रो करने लगी। ठीक है। और कल्चरली डेवलप होती चली गई। ऑल्सो इंक्रीज यूज ऑफ मनी एंड क्रिएशन ऑफ स्टॉक मार्केट लेड द इकोनॉमी इन न्यू वेज। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड व्हेन द यूरोपियन कंट्रीज यूज्ड टू एस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज, it was a very difficult task for the Japanese to make them stable without the effect of the European। और उसके लिए उस यूरोपियन कॉलोनियलिज्म से बचने के लिए they were looking for the better economy as well as for that they move towards the development of the economy. Social and intellectual changes also seen during this time period, especially due to the print technology. When the print technology had been introduced in Japan,
पीपल यूज टू परचेज द बुक एट द कॉस्ट ऑफ द बॉल ऑफ नूडल। मतलब जितने में एक कटोरी नूडल मिलता था उतने में ही वो किसी भी बुक को रेंट पे ले सकते थे, उसको आसानी से पढ़ सकते थे। अब पढ़ने का फायदा ये हुआ कि लोगों में जो मिथ था, जो पहले से एक मिथ चल रहा था, जो भी ऐसी चीजें थी उनके अगेंस्ट लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, और पहले से उनकी जो थिंकिंग थी वो बेटर हुई, और इस तरीके से लिटरेसी रेट भी बहुत ही इंक्रीज होने लगा, और जो लोग पढ़ने के इच्छुक थे वो अपना पढ़ते भी थे। और इस समय के दौरान ही इतना सब कुछ करने के बाद जो है मीजी दोबारा से रिस्टोर्ड हुए। मीजी दोबारा से रिस्टोर्ड क्यों हुए, इसके पीछे भी एक फैक्ट है। जो सोगुन्स का एम्पायर था, हालांकि दे वर ट्राई टू इंक्रीज द इकोनॉमी, they also want to develop the culture or the social aspects of the people, but the people were not accepting it in a well manner, because some of the people had issue regarding to the foreign trades. फॉरेन ट्रेड्स मीन्स वो ये चाहते थे कि हमें अपनी इकोनॉमी को और बेहतर बनाने के लिए हमें जो बाहर के देशों के साथ भी व्यापार करना चाहिए, ताकि बाहर के देश यहाँ पे आए और इस चीज़ को लेके हमारी इकोनॉमी और बेहतर हो। इस चीज़ को लेके इसमें एक रिबेल भी हुआ, एक रिवोल्यूशन भी हुआ। तो ये शुरू हुआ ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द यूएसए। जो यूएसए के साथ था एक पैरी थे, पैरी जो थे एक कमांडर थे। पैरी जब यूएसए से यहाँ पे आए, उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो जापान है, जापान के साथ अपने रिलेशंस को और बेहतर करना, क्योंकि यूएसए जो है वो चाइना को एक बहुत बड़ी मार्केट के रूप में देखता था, और यूएसए से यहाँ पे यूएसए, यहाँ पे आपका चाइना और बीच में जापान। चाइना जाने के लिए उनको मतलब जापान जो है उसके बीच में एक मेन तरीके से एक सेंटर टाइप में पड़ता था, इसकी सहमति बहुत जरूरी थी। साथ ही साथ जो पैसिफिक ओशियन था उसमें भी काफ़ी एरिया तक जो जापान के कंट्रोल में था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने यूएसए ने जो है पैरी को यहाँ पे भेजा, ताकि वो अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों को अच्छा कर सके, और डिप्लोमेटिक रिश्ते अच्छे होंगे तो ट्रेड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। That method had been used by these people. और in 1868 a movement removed शोगुन। जैसा कि मैंने कहा कि शोगुन जो थे वो एक तरह से कंजर्वेटिव सोच के थे, जो कि एक लिमिटेड में ही अपना रहना चाहते थे, अपने कल्चर और इकोनॉमी को अपने देश के अंदर ही डेवलप करना चाहते थे। तो इससे जो है नतीजा ये हुआ कि लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि फॉरेन से उनका व्यापार हो, उनकी इकोनॉमी और ग्रो करे। तो उनको शोगुन्स को रिमूव किया गया और एम्परर को दोबारा कहाँ लाया गया, ईडो में। ठीक है, और उन्होंने ईडो जो है आज का मॉडर्न नाम है जिसे हम कहते हैं टोक्यो। तो ये चीज था। साथ ही साथ अब जब जापानीज ने देखा कि जो कॉलोनियलिज्म है वो भारत जैसे देशों में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, उस कॉलोनियलिज्म से बचने का क्या ऑप्शन हो सकता है, ये मायने वाली बात। इससे बचने के लिए दे लर्न the new ideas from you or exclude European, some favored gradual and limited opening to the outer. That method had been used. पहली बात तो यूरोपियन से वो चीज़ें सीखी कि जिससे वो अपने आप को और डेवलप कर सके और बेहतर बना सके, ताकि ऐसा ना हो कि भविष्य में उन्हें भी भारत जैसी जो है समस्या झेलनी पड़े। पर इनका जो ये व्यवहार था, यूरोपियन से चीजें सीखने का था, केवल यूरोपियन को अपने देश में एंट्री को बस उतना ही देना जो कि उनके फेवर्ड में हो। ठीक है, यानी कि एक तरह से ग्रेजुअल, धीरे धीरे और लिमिटेड ओपनिंग करी थी इन्होंने आउटर वर्ल्ड के लिए, तो दैट ऐसा ना हो कि एकदम से आके वो यहाँ पे भी अपनी जो कॉलोनी है वो डेवलप कर सके। नाउ और भी बेहतर बनाने के लिए वहाँ के जो एम्परर थे उन्होंने एक स्लोगन दिया, रिच कंट्री एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी। Slogans are very important, especially when we talk about the boost up of the citizens. Citizens के लिए नारे बहुत मायने रखते हैं। उसमें जो नारा था ये था रिच कंट्री एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि डेवलप अ सेंस ऑफ नेशनहुड एंड टू ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ऑल ऑफ यू आर मस्ट फोकस ऑन इट, दैट इस सेंस ऑफ नेशनहुड, लोगों में एक राष्ट्रवाद का भावना लाना, और साथ ही साथ सब्जेक्ट्स, प्रजा से लोगों को किस में चेंज करना, सिटीजन्स में, यानी कि नागरिक में चेंज करना।
ये बहुत बड़ी बात होती है। प्रजा क्या होता है? प्रजा ये होता है कि जिसे मतलब राजा है, राजा ने जो कहा वो मानना है। और सिटीजन्स यानी कि नागरिक जो है वो देश को एक अपने हिसाब से मानता है। वो राजा को भी चुनने का अधिकार रखता है, कहीं ना कहीं से राजा के साथ उसकी किसी भी तरीके से डिसीजन लेने में भागीदारी होती है, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव के आधार पर और किसी और आधार पर। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि बहुत ही मायने रखता था उस समय। और एम्परर के अगर हम सिस्टम की बात करें तो एम्परर ने अपने सिस्टम को और भी मजबूत बनाने के लिए, और भी बेहतर बनाने के लिए किंग को और एम्पावर किया गया। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी को और मिलिट्री को, ठीक है, उसे और बेहतरीन बनाया गया, उसको और एडवांस किया गया। साथ ही साथ किंग को ये साबित किया गया कि ही इज द डिसेंडेंट ऑफ सन, यानी कि सूर्य के पुत्र या पुत्री के समान। इस तरीके से थोड़ा इसमें दैवीय सिद्धांत को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बर्थडे को मनाया गया एज ए नेशनल हॉलीडे। ठीक है, और साथ ही साथ जो राजा था उसकी जो ड्रेस थी वो भी चेंज हुई, वो वेस्टर्न स्टाइल की मिलिट्री यूनिफॉर्म्स को पहनने लगे। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि मॉडर्नाइजेशन के पीछे कई ऐसे स्टेप उठाए उन्होंने जो कि उस समय नेसेसरी थे। जैसे कि अभी तक एक पुराने सिस्टम पे चलता आ रहा था कि शोगुन थे, उनके नीचे दाम्यो थे, दाम्यो के नीचे सामुराई थे, ये सिस्टम चल रहा था। पर इस सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए ब्यूरोक्रेसी को एडवांस करने की जरूरत थी। साथ ही साथ मिलिट्री, जो कि अभी तक टोटली डिपेंड करती थी सामुराइज पे और दाम्यो पे, उसको भी सेंट्रलाइज करना बहुत जरूरी था। उसको सेंट्रलाइज किया गया ताकि वो सीधे किंग के ऑर्डर को फॉलो करें। ठीक है, साथ ही साथ राजा को सभी लोग माने, सभी लोग रेस्पेक्ट करें, इसलिए उसको दैवीय सिद्धांत के साथ जोड़ा गया, जिसे कहा गया डिसेंडेंट ऑफ सन। और राजा के इंपॉर्टेंस को और बढ़ाने के लिए उसके बर्थडे को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया और उसकी ड्रेस में भी चेंजेस किए गए। जैसे कि अब वो कैसे ड्रेस में आता था, वेस्टर्न स्टाइल मिलिट्री यूनिफॉर्म। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस, so students, see the question and attempt these two questions. The question number 1, write a brief note on the following. Shoguns, it's shoguns. And B is the daimyos. You have to write about these two, shoguns and daimyos. Second is the who able to sign a treaty between USA and Japan and why. You have to mention the Commander Perry and how he was able and what was the objective behind it. You have to mention. That's all we have to do today. Thank you. Have a nice day.